The JEE students from now onwards will be getting the integer type also in your papers. अभी तक मैंने integer type नहीं दिया था, just to कहते थे छोटे बच्चों को थोड़ा बहला फुसला के भी रखना होता है, एकदम से डिप्रेशन में आके सब छोड़ छाड़ देता है. तो अभी मुझे नहीं लगता कि तो कुछ इमेच्योर बच्चे हो, तो तुम लोगों को रियलिटी से मिलवाना भी उतना ही ज़रूरी है. सो यू विल बी गेटिंग इंटीजर टाइप. एंड वैसे तो नहीं था इंटीजर टाइप में, बट इस साल से इंटीजर टाइप में नेगेटिव मार्किंग है. सो इंटीजर टाइप विल ऑल्सो बी +4 -1. इसलिए इंटीजर टाइप को सिर्फ तभी अटेम्प्ट करना, सिर्फ तभी जब 100% कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि ऑप्शन नहीं होते है ना, ऑप्शन है नहीं आपके पास और आपने सीधा आंसर मार्क कर दिया. और जो रेंज जेई देता है वो बहुत ज़्यादा नहीं देता, +-1 की रेंज देता है, ठीक है. और वो भी तब जब डेसिमल की वैल्यू आ रही है. जैसे जनरली आपको जो डेसिमल वाले आंसर्स होते हैं, यू हैव टू रिपीट इट इन 2 डेसिमल प्लेसेस. जनरली ये रिपोर्ट दिया जाता है. तो 2 डेसिमल प्लेसेस में अगर आपने थोड़ी गड़बड़ कर दी, जैसे सपोज आपका आंसर आ रहा है 0.79, तो आप 2 डेसिमल प्लेस तक जब निकालोगे 0.79, तो आप उसे 0.8 रिपोर्ट कर सकते हो ना. अब अगर तुमने सपोज 0.79 तक नहीं कैलकुलेट करा, तुमने 0.8 रिपोर्ट नहीं करा, तुमने 0.7 रिपोर्ट कर दिया, देयर इज अ चांस कि आपका मार्क्स माइनस हो जाए. तो आपको बहुत केयरफुली प्रैक्टिस करना, और इसलिए आपके मॉड्यूल में भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करो. इफ़ यू नीड मोर इंटीजर टाइप क्वेश्चन, तो आप आपके जितना भी स्कूल का किताब है सब सब्जेक्टिव ही तो है, वही तो कर रहे हैं. बट एग्जैक्ट आंसर निकालने, एग्जैक्ट तो नहीं बट एटलीस्ट नियरेस्ट पॉसिबल आंसर निकालने की कोशिश करो. दिस इज द बेस्ट वे यू कैन गेट योरसेल्फ रेडी फॉर द इंटीजर टाइप. क्योंकि ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शन देके कोई तो कुछ समझ आ ही जाएगा तो मार देंगे, है ना. तो ऐसा नहीं चल पाएगा. 4 क्वेश्चन आपके इंटीजर टाइप के लिए. और अभी तो सिंस वी आर डूइंग ओनली 1 चैप्टर, तो इंटीजर टाइप सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड आ रहा है. लेकिन जब आप आगे आगे जाते जाएंगे तो आपका इंटीजर टाइप और कॉम्प्लिकेट हो जाता है. वो 15 ऑप्शन दे देता है और उसमें से बोलता है कि इसका बताओ कितने करेक्ट है, इसमें से कितने अनकरेक्ट है. तो आपको बहुत प्रिसाइसली कैलकुलेट करना पड़ता है, 5, 6, और उसमें रेंज भी नहीं होता. जब एग्जैक्ट आंसर है 6 to 6 ही रिपोर्ट करना होगा, उसमें रेंज नहीं है कि 5 to 7 के बीच में जो मार्क कर दिया सही है, वहाँ एग्जैक्ट ही जाना पड़ता. तो इंटीजर टाइप को प्रैक्टिस करो, और जो आपके मॉड्यूल में इंटीजर टाइप क्वेश्चंस गिवन है उनको एक एक बार दोबारा से लगाओ. अगर अभी भी लिक्विड सोल्यूशन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, रीसॉल्व द मॉड्यूल, स्पीड लैब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. मतलब आपके पास कमी नहीं है. अगर आप कमी छोड़ते तो वो आपकी प्रॉब्लम होती है. इसमें हमारे एंड से तो डेटा की कोई कमी नहीं रही है ना भाई. टेस्ट में आपके पास क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल में आपके पास क्लास बेस्ड होम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये इसके बाद भी आपके पास स्कूल की किताब में आपके पास इतने सारे इंटीजर टाइप क्वेश्चन हैं. फिर भी आप इससे भी त्रस्त हो गए तो आप अपना स्पीड लैब पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो. यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस. आप लोग नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर यही होगा. और आगे आगे लेवल मैंने बढ़ाना ही है, मैंने कम नहीं करना लेवल. मेरी आदत है मॉडरेट बच्चे से ही रिजल्ट लेकर आने. मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूसरा ब्रेन लगा के कोई बच्चा नहीं आता है जो पता ही होता है AIR 1 वाला है भाई उसी का रिजल्ट देना है. ऐसा नहीं होता. यहाँ वही बड़े इंस्टीट्यूट वाली कहानी नहीं है ना कि 200 बच्चा 250 बच्चा एक बैच में पढ़ रहा है, एक तो दे देगा रिजल्ट. आई एम, मुझे नहीं पता सारे टीचर्स होते होंगे, लेकिन मैं ओवर कॉन्शियस हूँ अपने रिजल्ट के लिए. आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट माई रिजल्ट. मुझे चाहिए तुम लोगों से रिजल्ट. यू हैव टू गिव इट. आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, पर आप लोग अपनी उस लेवल को नहीं समझ पा रहे. आप लोग अभी उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे जो आपको इस टाइम पे कर देनी चाहिए, या इस टाइम पे जो आपके सीनियर्स कर रहे थे वो आप अभी उसमें से किसी भी लेवल पे नहीं हो. आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्ट. हम 4 साल से बच्चे जब उस लेवल पर होते हैं तो हमें पता होता है कि जनरली 12th का बच्चा जो होता है वो धोखा खा खू के इधर उधर आज से लात वात पड़ चुकी होती है. उसे पता चल चुका होता है कि उसे सही जगह पहुंचना है, सही काम करना है. तो आप जब आप पहुंच चुके हैं तो प्लीज़ मेक अ यूज़ ऑफ इट. अभी भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे और इधर उधर ऐसा करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा. आपका मम्मी पापा का तो पैसा जो वेस्ट हो रहा है सो हो रहा है. तुम्हारा करियर एट स्टेक आ रहा है, उसकी आप रियलाइजेशन. आपका करियर एट स्टेक आ जाएगा आज के टाइम पे भैया. यहाँ पे तुम लोगों को लिटरली में नहीं पता कि जॉब्स नहीं है मार्केट में. इफ़ यू आर नॉट गुड यू विल नॉट गेट अ जॉब. आपको अच्छा होना पड़ेगा. इनफैक्ट अच्छा भी नहीं, बहुत अच्छा होना पड़ेगा. 18.5 लाख बच्चा इस बार नीट का पेपर दे रहा है, अगले साल और 20 लाख देगा. जेई का 13 लाख बच्चा जेई का फॉर्म भर रहा है, अगले साल और ज़्यादा भरेगा. हालांकि उसमें से कंपटीशन का 1-1.5 लाख ही होता है, बाकी सब बच्चे ऐसे ही होते हैं. लेकिन हम 1-1.5 लाख से भी कम्पीट करने लायक तो बनना पड़ेगा ना.
और उस लाइफ में अभी हम है नहीं, अभी हम कैजुअल एप्टीट्यूड में चल रहे हैं, समर वेकेशन के मोड में चल रहे हैं। यहाँ समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, कोई भी वेकेशन जैसी चीज़ नहीं होती है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ होती है, पढ़ाई, गेट रिजल्ट, दिस इज द ओनली थिंग। जिस दिन तुम डीमोटिवेट होगे उस दिन तुम गिरोगे और कुछ नहीं होगा, सब छोड़ छाड़ के चले जाओगे। और छोड़ छाड़ने से बेटा असलियत नहीं बदलती है ना, भाई तुमने छोड़ दिया चीज़ें, लेकिन असलियत तो नहीं बदल जाएगी ना। असलियत जो है वो तुम्हारे सामने और वो ऐसी ही रहने वाली है। आप जो कर सकते हो ये है कि अपना बेस्ट दे दो। दैट्स मैं नहीं कही कि तुम आइंस्टाइन हो सारे के सारे, भाई 100 में से 100 ले आओ, मुझे नहीं चाहिए, बट तुम अपना तो बेस्ट दे दो। अब आधे बच्चे उस दिन टेस्ट में जिस हिसाब से बैठ के पेपर दे रहे थे, खुद से ही पता चल रहा था कि प्रिपेयर नहीं होकर आए, बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होकर आए, बस आ गए। अब बोल दिया गया है, पर जाना तो पड़ेगा ही, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स टोटली अ यूजलेस एक्सरसाइज। मेरा मेहनत वेस्ट हो रहा है, मेरा एंगर वेस्ट हो रहा है, मेरा गुस्सा वेस्ट हो रहा है, तुम्हारी सब कुछ वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तुम्हारे घर वालों का पैसा भी वेस्ट हो रहा है, उनकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, तुम्हारी भी एनर्जी इधर उधर आने जाने की वेस्ट हो रही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। लिक्विड सोल्यूशन ट्रिकी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डबल ट्रिकी है। ये दो ही चैप्टर है जो बहुत ट्रिकी है, इनको अच्छे से करना पड़ेगा। इफ़ यू आर स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट लिक्विड सोल्यूशन, आई विल टेक वन मोर टेस्ट, लेकिन अब मैं अपने हिसाब से नहीं लूँगी, तुम्हारे हिसाब से लूँगी जब तुम बोलोगे। लेकिन जब तुमने बोल दिया फिर मुझे मार्क्स चाहिए, फिर उसमें कोई इफ और बट नहीं होता है। तुम्हारे हिसाब से चल रही है ना चीज़ें, तो तुम्हें लाना ही होगा। तो आज आप में से जो भी बच्चा दोबारा लिक्विड सोल्यूशन का टेस्ट देना चाह रहा है, या फिर दोबारा असेस करना चाह रहा है, या फिर उसे लग रहा है कि मेरे लिक्विड सोल्यूशन में कोई डाउट्स हैं, आप मुझे खुद बता दो। लेकिन अब तुमने अगर बता दिया, मैंने सॉल्व करा दिया, तुम्हारे हिसाब से टेस्ट होगा, तो तुम्हें नंबर लाने पड़ेंगे एनी हाउ। तुम्हारे पास अब फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अभी तक तो तुम ये ब्लेम मेरे ऊपर डाल सकते हो कि मैम हम प्रिपेयर नहीं थे, आपने जल्दी टेस्ट ले लिया। आई एम रेडी टू टेक इट, क्योंकि मैं तो अपने पेस से चलूँगी। लेकिन जब तुमने टेस्ट का टाइम दे दिया और मैंने तभी बोला तुम्हारी हाँ में हाँ भर के, तो तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तुम्हें उसको सही से करना है। तो नेक्स्ट टेस्ट विल बी व्हेन यू विल आस्क मी टू टेक इट, बट व्हेन यू आस्क मी यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ राइट एंड माई सेल्फ रॉन्ग, कि नहीं मैम हम उतने ख़राब नहीं हैं जितने ख़राब आप बोल रहे हो या अपना सोच रहे हो, हम इससे अच्छे हैं और हम अच्छा कर सकते। दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। हर साल 12वीं का बैच मेरा हमेशा क्रीम बैच होता है, जिससे मुझे पता है कि आना है। लास्ट फर्स्ट ईयर युवराज वॉज इन द 12th बैच, युवराज, प्रभव, दे वर इन द 12th बैच, क्रीमेस्ट ऑफ ऑल, एंड दे आर द वन हु गिव अस द रिजल्ट। एक साल में उन्होंने दे दिया ना रिजल्ट निकाल के, प्रभव ने दे दिया एक साल में रिजल्ट, दे दिया युवराज ने एक साल में रिजल्ट। नीट में भी हैड श्रद्धा गर्ग, वी हैव सृष्टि रावत। देखा था क्रीम बैच, 12th का बच्चा क्रीम आता है और उसको रिजल्ट देना होता है, और तुम्हें भी देना ही है, तुम्हारे पास भी कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें भी देना है, अपने लिए भी देना है, क्योंकि तुम भागते रहोगे इधर उधर, नौकरियां है नहीं कहीं पे, और मेरे लिए भी देना। यू हैव टू डू इट, यू हैव नो अदर ऑप्शंस। इज दैट क्लियर टिल नाउ? लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहाँ तक पहुँच चुके थे? हाफ सेल्स। तो अभी मैंने आपको एक हाफ सेल इंट्रोड्यूस कर दिया था, मेटल मेटलाइन हाफ सेल। पहले बताइए हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द पॉइंट कि जो हाफ सेल होता है वो हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? सो दैट उसको ऑक्सीडाइज कराना है तो भी उस सेटअप को यूज किया जाए, उसे रिड्यूस कराना है तो भी उस सेटअप को क्या कर लिया जाए, यूज कर लिया जाए। तो फर्स्ट हाफ सेल वी हैव कंस्ट्रक्टेड इज मेटल मेटालाइन, जिसके अंदर मेटल रॉड डिप की जाएगी, किसके अंदर? मेटालाइन सोल्यूशन में। यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकता है। कौन सा रिएक्शन डोमिनेट करेगा ये डिपेंड करता है आपने इसको किसके साथ फर्दर जो है कनेक्ट किया। ये बात सबको क्लियर है? सेल रिप्रेजेंटेशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एकदम बीच में क्या लगाया जाएगा? दो वर्टिकल लाइन, मतलब सॉल्ट ब्रिज। इसके अगल बगल में सोल्यूशन इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्ट ब्रिज, लेफ्ट में इलेक्ट्रोड, राइट में भी इलेक्ट्रोड। यहाँ कौन सा इलेक्ट्रोड रखा जाएगा? एनोडिक। और यहाँ कौन सा इलेक्ट्रोड रखा जाएगा? कैथोडिक। और यहाँ कौन सा वो आएगा? सोल्यूशन इन कॉन्टैक्ट विद।
क्लियर? अब ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने लिखी थी ये किसकी लिखी थी? पूरे सेल की, करेक्ट? मैं हाफ सेल की भी रिप्रेजेंटेशन लिख सकती हूँ। हाफ सेल की रिप्रेजेंटेशन का मतलब आधा पार्ट एनोड का या फिर आधा पार्ट कैथोड, मतलब सॉल्ट ब्रिज से या तो लेफ्ट वाला या फिर सॉल्ट ब्रिज से राइट वाला। अब इसको समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये हाफ सेल है, मैं इस हाफ सेल को एनोड बना रही हूँ, एनोडिक बना रही हूँ। तो जब एनोडिक बनाते हैं इसका मतलब इसका क्या होने वाला है? इस हाफ सेल का क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का रिएक्शन क्या होगा? ये होगा, करेक्ट? तो जब आप इसका रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, आप एनोडिक हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, मतलब द लेफ्ट हाफ वाला पार्ट। लेफ्ट हाफ वाला पार्ट मेरा क्या है? लेफ्ट में क्या है? एनोड। एनोड क्या है? रॉड। कौन सा रॉड? मेटल, करेक्ट? फिर इसके बाद फेस सेपरेटर, फिर क्या लगाया है? मेटल आयन। मेटल आयन यहाँ। तो ये रिप्रेजेंटेशन हाफ सेल का हो गया। और इस रिप्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से N प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा है। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कितने बच्चों को ये बात समझ आई अच्छे से? इज दैट क्लियर? सोनाक्षी, भूमि, विदित, रायसा, आर्यन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज दैट क्लियर? कैथोडिक में क्या होगा? अगर इसी को कैथोड बनाना है तो कैथोड पे कैसे लिखोगे? रिडक्शन होगा तो Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? M, करेक्ट? नाउ व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन? आपको कैथोडिक वाला पार्ट लिखना है, मतलब यू हैव टू राइट द राइट वाला हाफ पार्ट। तो राइट हाफ पार्ट में पहले क्या लिखेंगे? सोल्यूशन इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्ट ब्रिज, मतलब Mn प्लस। फिर क्या लगाएंगे? फेस सेपरेटर। फिर क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रोड, मतलब M। समझ आई बात? ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आप देख रहे हैं, N प्लस से क्या इसमें जा रहा है? 0, मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग। ये बात सबको क्लियर है? अब इसको जिंक और कॉपर के सेंस में लिखकर देखते हैं। फैराडेज लॉ मैंने पूरा करा दिया ना दोनों साइड से, और न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस हो गए ना, उसकी कोई बच्चा तो नहीं है न्यूमेरिकल? नोटेड? मैम थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। तो अगर मैंने जिंक Zn+2 ऐसे लिखा है सपोज, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एनोडिक है या कैथोडिक है? एनोडिक। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, मतलब दिस इज अ ऑक्सीडेशन। अगर मैंने लिख दिया Zn+2 Zn, मतलब कैथोडिक, मतलब क्लियर हुई बात सबको? हाँ या ना? तो अभी तक हमने दो ही तरीके के हाफ सेल पढ़े हैं, जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। दोनों एक ही तरीके का हाफ सेल है, मेटल मेटल आयन। अब चलते हैं दूसरे तरीके के हाफ सेल्स पे और साथ में उनका रिप्रेजेंटेशन भी लिखते जाएंगे। नोटेड एवरीबॉडी? रायसा, ऋतुम्रा लिख लिए बच्चे? विदित? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. विदित, अभी तक इलेक्ट्रो के सारे नोट्स पूरे बच्चे? हाँ मैम। और आर्यन तेरे Yes, ma'am. सारे? Yes, ma'am. पूरा। गैस गैस आयन हाफ सेल। गैस गैस आयन हाफ सेल की क्या कहानी है? इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से इसका सेटअप समझेंगे। हम लोग एक रॉड लेते हैं, प्लैटिनम रॉड या कोई भी इनर्ट रॉड, उस रॉड के ऊपर एक गैस को एब्जॉर्ब कराते हैं। तो हम एक ऐसा सेटअप बनाएंगे जिससे क्या होगा, यहाँ से हम गैस को क्या करेंगे? बबल करेंगे। सपोज मैं हाइड्रोजन गैस को बबल कर रही हूँ, तो हाइड्रोजन गैस को मैंने बबल किया किसके ऊपर?
प्लैटिनम रॉड के ऊपर, तो वो हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम रॉड के सरफेस पे क्या हो जाएगी, लग जाएगी। इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। जब कोई भी चीज सरफेस पे लग जाती है तो एड्सॉर्प्शन बोला जाता है। तो वो उसके सरफेस पे लग गई, और ये जो रॉड है इसको डिप करना है गैस के आयनिक सोल्यूशन में। तो गैस अगर हाइड्रोजन की है तो गैस का आयनिक सोल्यूशन H+ आयंस का सोल्यूशन। तो H+ आयंस के सोल्यूशन में लेना, H+ आयंस आप कहीं से भी ला सकते हो, HCl से, H2SO4 से, HNO3 से, फ्रॉम एनीवेयर। तो आप जो गैस ले रहे हैं उसी का सोल्यूशन क्या लेना है, आयनिक। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन गैस लिया तो फ्लोराइड आयन में डिप करेंगे, ब्रोमीन गैस लिया ब्रोमाइड आयन में डिप करेंगे, ठीक है। क्लोरीन गैस लिया क्लोराइड आयन में डिप करेंगे, हाइड्रोजन गैस लिया H+ आयंस में डिप करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है वो समझिए, एनोड और कैथोड पे। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, बंदे यहाँ पे एक्टिव स्पीशीज दो ही है, H2 और H+, मतलब जो भी कन्वर्जन हो रहा है ये इन दोनों के बीच में ही कराना है। और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन किस में जा रहा होगा, H+। अब आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, 2H+ करके 2 इलेक्ट्रॉन भी डाल सकते हैं, हाफ हाइड्रोजन करके 1 इलेक्ट्रॉन भी डाल सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। सिमिलरली कैथोड पे क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स। इज दैट क्लियर? एनोडिक रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं कैसे लिखेंगे? पहले आप ये लिख लो, फिर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन का एक वो सिखाती हूँ। मैम हाँ जी, मतलब जो गैस हमने लिया है उस गैस के आयंस उस सॉल्यूशंस में होने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। अब वो H+ आयन जैसे क्लोराइड आयन है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला क्लोरीन गैस है, क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन का सोर्स कुछ भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, KCl भी हो सकता है, कोई भी, मतलब आपको एक ऐसा चीज चाहिए जो क्लोराइड आयन को क्या करे, जनरेट। समझ आई बात सबको? तुम्हारा इज दैट क्लियर? यस मैम। अच्छा जी, अब रिप्रेजेंटेशन सुन लीजिए। अगर सपोज मैं इसे एनोड बनाती हूँ तो दूसरे बंदे के साथ कॉन्टैक्ट इन सॉल्ट ब्रिज कौन सा आयन आएगा, H+। इलेक्ट्रोड किसका है, प्लैटिनम का, पर प्लैटिनम अलग फेज में रॉड है, H+ अलग फेज में। लेकिन प्लैटिनम के ऊपर जब हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो गया तो इन दोनों को, हाइड्रोजन और प्लैटिनम को, एक फेज में लिखा जा सकता है क्योंकि वो उसके सरफेस पे लग गया। सो इसको कैसे लिखा जा सकता है, एनोडिक में सबसे पहले किसको लिखते हैं, इलेक्ट्रोड को। तो इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम, इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम, जिसके ऊपर कौन एड्सॉर्ब हो रखा है, हाइड्रोजन। फिर लिखना होता है सोल्यूशन इन कांटेक्ट विद सॉल्वेंट, दैट्स हाउ यू हैव। समझ आई बात? वैसे तरीका ये है, बट कई जगह बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है कि इनको अलग अलग फेज में मान लेते हैं, जैसे गैस और सॉलिड, डजंट मैटर। आप PtH2 को कॉमा करके भी लिख सकते हो, P2H2 को फेज सेपरेटर के साथ भी लिख सकते हो, बट तरीका ये है कि लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में PTI, फिर हाइड्रोजन क्योंकि वो उसके बाद है, और सोल्यूशन इन कांटेक्ट विद सॉल्ट ब्रिज इन द लास्ट। दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द एनोडिक। अपना जो सॉल्ट ब्रिज का लेफ्ट वाला पार्ट है उसको सोचोगे, इलेक्ट्रोड देन इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोड लेफ्ट में फिर इलेक्ट्रोलाइट। समझ आई बात सबको, हाँ या ना? कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, पहले इलेक्ट्रोलाइट फिर इलेक्ट्रोड, तो पहले इलेक्ट्रोलाइट मतलब H+, फिर H2 और Pt। गलती से ऐसे मत करिएगा, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि राइट में क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रोड। तो H2 पहले आएगा, Pt, ये गलत है। राइट इट दिस वे और राइट इट दिस। कितने बच्चों को समझ आ गया? राइसा, इज दैट क्लियर? मैम एक बार कैथोड वाला दोबारा बता दो। कैथोड का कैसे लिखते थे रिप्रेजेंटेशन, इसको इमेजिन करें हम, ये होता है कैथोड। तो पहले सोल्यूशन इन कांटेक्ट विद सॉल्ट ब्रिज, फिर लास्ट में इलेक्ट्रोड, तो बीच में हाइड्रोजन आएगा ना बेटा,
ओके मैम। है ना। फिर सोल्यूशन। विदित, आर्यन, क्लियर है? मैम Yes, ma'am. हाँ जी। मैम एक बार ये कैथोड वाला फिर से समझा दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अरे यार तुम अपना ही इसका सही करो यार, ये डिस्कनेक्शन वाला जो हो रहा है मैम ना। यहाँ पे बारिश आ रही है ना तो इसलिए। यार हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही बारिश? यहाँ तो गर्मी हो रही है। बताओ, दिल्ली गाजियाबाद में बारिश आ रही है, देहरादून में नहीं आ रही। कमाल हो गया यार। दिल्ली में ज्यादा जरूरत है बारिश की लोगों को। बाढ़ जो आ जाती है वो कोई बात नहीं। अरे यार ये कैथोड है। कैथोड में पहले क्या लिखोगी? इलेक्ट्रोलाइट इन कांटेक्ट विद सॉल्ट ब्रिज, है ना। तो पहले लिखोगी H+। यस मैम। फिर उसके बाद लिखोगी इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड तो एकदम लास्ट में आएगा, तो बीच में आएगा हाइड्रोजन, है ना। यस मैम। सबको क्लियर है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? शिवांग पढ़ाई कर रहे हैं? मुझे कल का तेरा डेटा क्यों नहीं मिला? क्या पढ़ा था तुम्हें? वो तो मतलब पढ़ाई नहीं करी कल? कल वॉज एंजॉयमेंट डे। टेस्ट वेस्ट छोड़, जो मैं बात कर रही हूँ तो जवाब दे दे। नहीं नहीं, मैं तो वैसे पूछा। एंजॉयमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट भाई। कहाँ गया था? कुछ इंटरेस्टिंग जगह है क्या? अरे यार नॉट इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाई? कोई बात नहीं। फिर ले गए जबरदस्ती? जानबूझ के इसलिए ले गए क्योंकि घर पे कैसे तू पढ़ाई करेगा? कैसा विश्वास हो पाएगा लोगों को कि पढ़ाई कर? हाँ हाँ। ओ फैमिली की बात है भाई, जाना पड़ेगा। ओहो अच्छा, तो अच्छी मन गई। हाँ ये बात तो सच है। चलो चलिए, गैस गैस आयन हाफ सेल सबको क्लियर हो गया। अब सोचो मैंने एक कंप्लीट सेल बनाया। कैसे? मैं एक सेल बना रही हूँ, एनोड पे ले रही हूँ मैं गैस गैस आयन हाफ सेल HCl के सोल्यूशन के साथ, जिसकी कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर है। कैथोड पे मैं ले रही हूँ जिंक रॉड। जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया है, कंसेंट्रेशन 0.2 मोलर है। हाइड्रोजन का प्रेशर 180 mm है। इनको कनेक्ट कर दिया सॉल्ट ब्रिज के साथ। कैन यू राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज द कंप्लीट सेल रिएक्शन? सेल रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्लीट सेल रिएक्शन। देखो भैया, सेल रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट सेल रिएक्शन। जिसको इंटीजर क्वेश्चन नहीं समझ आ कितने और समझ आएंगे? 3 4 3 4 12 12
अबे भाई ये क्या किया? कितना सेल है भाई, उस वॉल में से बनाया, मैंने तो बनाया, उस सेल को ऐसे थोड़ी दिखेगा, मुझे नहीं लगा तुमको समझ आएगी। लिखोगे कल लिखना जाने, नहीं पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन, एनोडिक रिप्रेजेंटेशन इसकी, कैथोडिक इसकी, बीच में लगा है सॉल्वेंट्स, हो गया, इसके आगे लेकिन इसकी कैथोडिक लिख कर आ रही है सॉल्वेंट्स, इसमें लिखी हम ये सही लिखती है, इस जब तूने ये लिख दिया ना यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, तो इसके लिखो पूरा, इसके नीचे कंसंट्रेशन, इन सब पे लिखो, इसके नीचे कंसंट्रेशन, बाकी सही सब मतलब ये H प्लस वाले के HCl दिया ना, पूरा HCl ये नहीं पे H प्लस का HCl और उसके नीचे उसकी कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन के नीचे उसका प्रेशर, बेटे हाफ सेल्स की रिप्रेजेंटेशन लिखी है ना, तो मिक्स कर दो सब एग्जैक्टली, अरे यू आर नॉट रियलाइजिंग ये मैंने कंप्लीट सेल बनाया है, तो सॉल्वेंट करवा दो, हां दिस इज अ कंप्लीट सेल ना, तो एनोड जो है उसका एनोडिक रिप्रेजेंटेशन लिखे, जो कैथोड है उसका कैथोडिक लिखे, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दो भाई। SA अरे ये हीरोइन मैं ज्यादा अच्छा बता दूंगी, तेरा दोस्त फिर भी कम अच्छा बताएगा, ये याद है, ये एनोडिक था, ये कैथोडिक था, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा के कंप्लीट सेल नहीं हो गया, तो इसमें ये हाइड्रोजन वाला मैंने किस में बनाया है, एनोड पे, तो हाइड्रोजन हाफ सेल का एनोडिक लिखो, मेटल मेटल आयन किस पे बनाया है, कैथोड पे, तो मेटल मेटल आयन का कैथोडिक लिखो और दोनों को साथ में क्लब करके बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दो, तो एनोडिक इसका क्या होगा, PtH2HCl, ये होगा एनोडिक इसका, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, इसका कैथोडिक लिखो, जिंक सल्फेट या जिंक आयंस एंड जिंक, समझ आई बात। अब आपको जब ऐसे लिखना है तब व्हेन द कंसंट्रेशन एंड प्रेशर्स आर गिवन, जिसका कंसंट्रेशन होता है उसके नीचे आपको कंसंट्रेशन लिखना चाहिए, तो HCl का कंसंट्रेशन इसके नीचे क्या लिखेंगे, 0.1 0.2 और इसका प्रेशर नीचे लिख दीजिए, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन। रायसा यही लिखा था या नहीं समझ आया था, यही लिखा था मैम। तुमरा मैम यहाँ पे हम H प्लस और Zn लिख प्लस, सकते हैं, हाँ H प्लस और Zn प्लस 2 लिख सकते हैं, ओके और सोनाक्षी भूमि मैम यही लिखा था। विदित आर्यन, मैम H प्लस और Zn2+ लिखा था। कोई बात नहीं, प्लैटिनम लिखने भूल गया। पूरा लिखो अच्छा है, पर लिख सकते हो, टेक्निकली गलत नहीं है, पर लिखना पूरा चाहिए। मैम वो ऊपर वाले स्टेप के कारण मैंने लास्ट में Zn के साथ भी PT लिख दिया था, बहुत यस मैम गलत। सॉरी गलती से लिख दिया था। सेल रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन का कराएंगे ऑक्सीडेशन, तो दिस इज द सेल रिएक्शन, और जिंक का कराएंगे रिडक्शन, तो सेल रिएक्शन इज H2 गैस प्लस जिंक आयंस गिविंग मी 2H प्लस आयंस एंड Zn की, तो उन्होंने यही लिखा है, यही लिखा था तूने, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। आगे बढ़े, गैस गैस आयन सबको समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट थर्ड हाफ सेल की बात करते हैं, आदि इज दैट क्लियर बेटा, सुजय थर्ड हाफ सेल की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाफ सेल है, दिस हाफ सेल इज नॉट इन योर स्कूल, प्लीज मेक श्योर स्कूल में नहीं है, तो स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत, ठीक है, बट ये हाफ सेल कंपटीशन के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल। हाफ सेल नॉट इन द स्कूल लिख लीजिए, नॉट इन स्कूल,
अब ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल क्या है, ध्यान से पहले सुनेंगे फिर लिखेंगे। ये एक ऐसा हाफ सेल है जिसके अंदर हम लोग जिस भी जैसे आपको सपोज आपको पता है कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, जैसे NaCl KCl कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट्स है, उनकी बात नहीं हो रही, इनसॉल्युबल सॉल्ट की बात हो रही है। तो जो प्रेसिपिटेट बना देते हैं जैसे AgCl, बेरियम सल्फेट, ये सब वो हैं जो कि क्या रहते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं पानी में, दे फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट और स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ऐसे सॉल्ट्स की बात हो रही है, KCl NaCl वाली की बात नहीं हो रही। तो सपोज AgCl में रेफरेंस के लिए इनसॉल्युबल सॉल्ट ले रही हूँ, तो आपके पास जो सॉल्ट होता है ना, उस सॉल्ट का मेटल रॉड लेना। तो अगर AgCl का सॉल्ट है तो मेटल रॉड किसकी होगी, Ag। बेरियम सल्फेट का सॉल्ट है तो बेरियम रॉड, समझ आई। तो जो भी सॉल्ट होता है उसके मेटल का क्या लेते हैं, रॉड, और इस रॉड के ऊपर इस इनसॉल्युबल सॉल्ट का पेस्ट लगाते हैं इसके ऊपर इस इनसॉल्युबल सॉल्ट का क्या लगाते हैं, पेस्ट। तो इट्स टेक्निकली सिल्वर रॉड, जिसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड का हमने क्या लगा रखा है, पेस्ट लगा रखा है। बेरियम रॉड पे बेरियम सल्फेट का पेस्ट लगा रखा है। तो जो भी प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ठीक है, उनका पेस्ट उनके ही मेटल रॉड पे लगा दीजिए, और इसको डिप करना है जो आपका सॉल्ट है उसके अनायन के सोल्यूशन में, मतलब यू हैव टू डिप इट इन क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन के लिए आप यहाँ NaCl KCl HCl कुछ भी ले सकते हो, अब नीचे आपको क्लोराइड आयन चाहिए, समझ आई बात। तो मैं वापस से बताती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेटल रॉड के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट का पेस्ट, dipped in the solution of metal anion, dipped in the solution of metal dipped in the solution of anion, जो सॉल्ट का अनायन है उसके सोल्यूशन में डिप करूंगी। तो इनकेस ये बेरियम सल्फेट के साथ मुझे बनाना होता तो मैं क्या करती, कौन सा रॉड लेती, बेरियम, पेस्ट किसका लगाती, बेरियम सल्फेट, इसको डिप करेंगे सोल्यूशन में किसके, सल्फेट आयन के। तो सल्फेट आयन कहाँ से आ सकता है, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, H2SO4, एनी ऑफ। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी, सोनाक्षी, आर्यन, भूमि, रायसा, तुमरा, विदित? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसके एनोड और कैथोड्स के क्या क्या रिएक्शंस हैं। सबसे पहले हम लोग इसका रिएक्शन लिख रहे हैं, अर्नब थक गया होगा। हम लोग बात कर रहे हैं रिडक्शन की, कैथोडिक रिएक्शन। कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, कैथोड पे जो सॉल्ट है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मेटल और उसका क्लोराइड आयन में टूटेगा, ठीक है। अब यही सेम रिएक्शन आप बेरियम सल्फेट के लिए लिख कर देखो, तो बेसिकली क्या होगा, बेरियम सल्फेट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बेरियम का रॉड और सल्फेट आयन बना देगा। वैसे ही सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सिल्वर और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा, सिल्वर आयन नहीं, सिल्वर और क्लोराइड आयन, Ag और Cl-। आप लोग समझ पा रहे होंगे, चार्ज बैलेंस है, लेफ्ट साइड एक नेगेटिव चार्ज है, राइट साइड भी एक नेगेटिव चार्ज है। एनोड पे क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, ऑक्सीडेशन, मतलब Cl माइनस Ag के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा क्या, AgCl and will lose one electron। Is that clear to everybody? चलो आगे, डन, मैम एक मिनट, लिखना है। यस मैम। अब यहाँ तक मैंने सिर्फ सेल का रिएक्शन लिख कर दिखाया, एनोड और कैथोड। कैन वी राइट द रिप्रेजेंटेशन एनोडिक एंड कैथोडिक अलग अलग। तो एनोडिक की बात करते हैं, कर ले, मैं बाद में बोलूँगी।
अपने हिसाब से पूरा एडजस्ट कर ले, आगे पीछे जैसे भी तेरे को चेयर की सेटिंग करनी है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक, है ना। नाउ लेट्स राइट द रिप्रेजेंटेशन। पहले एनोडिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। हाउ टू राइट एनोडिक रिप्रेजेंटेशन, रिकॉल फ्रॉम द स्टार्टिंग। एनोड एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में पहले इलेक्ट्रोड फिर सोल्यूशन इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्वेज। तो इलेक्ट्रोड किसका है, सिल्वर का, जिसके ऊपर कौन चिपका हुआ है, सिल्वर क्लोराइड। दोनों सॉलिड ही होंगे तो कॉमा से सेपरेट किया। इलेक्ट्रोलाइट किसका है, Cl-। समझ आई बात सबको, हाँ या ना। गुप्ता जी, शर्मा जी, सुजय, ये एनोडिक है। कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा सोनाक्षी? मैम कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट आएगा जो हमारा Cl- है, फिर उसके बाद हमें वो स्टिक बनानी होगी, उसके बाद बीच में जो प्रेजेंट होगा Ag और फिर उसके बाद AgCl। AgCl फिर Ag, इलेक्ट्रोड तो Ag का है ना बेटा, अच्छा हाँ, यस मैम। ठीक है ना। समझ आ गया सबको, हाँ या मैम हाँ जी। मैम यहाँ पे कुछ राइट और लेफ्ट में ही था ना, तो आपने कैथोड और एनोड कैसे नहीं रिटर्न? नहीं, मैंने दोनों लिखे ना, मुझे नहीं पता अभी कौन सा है। मैंने एक बार कैथोड एक बार एनोड लिखा है, मुझे नहीं पता अभी राइट और लेफ्ट तो अभी बनाया नहीं मैंने, ओके मैम। ठीक है ना। अभी मैं पूरा सेल बनाऊंगी तो राइट और लेफ्ट की बात होगी ना। चलो हम यहाँ आगे पे डन। सॉल्यूशन इन कांटेक्ट में मैम HCl भी लिख सकते हैं। हाँ मतलब जो भी दिया होगा, HCl, KCl, NaCl जो भी है। ओके मैम। सबको क्लियर हो गया। अब सपोज मैं एक कंप्लीट सेल बना के दे रही हूँ आपको, यू हैव टू राइट द सेल रिएक्शन एज वेल एज रिप्रेजेंटेशन। कंप्लीट सेल है, सेल इज, सेल रिएक्शन इज, मैं रिएक्शन लिख कर दे रही हूँ, आप रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे उसका, ठीक है। नहीं आएगा जिंक, जिंक आयन। मैंने इसमें कॉन्सेंट्रेशंस दिए हैं। कॉन्सेंट्रेशन है इसकी 0.1 मोलर, इसकी 0.2 मोलर। आपको क्या लिखना है, राइट डाउन द सेल representation, write down half reactions, half cell reaction। हाफ सेल रिएक्शन का क्या मतलब है, एनोड का रिएक्शन कैथोड का रिएक्शन अलग से। Oh my God।
केमिस्ट्री जैसे आसान हो गया अरे फ्रेंड्स ये बिना गलती के कुछ करने का वो हिसाब किताब नहीं रखता है बिना गलती सही में पढ़ता है रखते हैं ना अब कितने बच्चे हैं वो कर रहे हैं तीन महीने बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं 5 से पहले लगा रखा है अब 5 से पेपर दे रहे हैं और अच्छे मार्क्स गांव में बहुत अच्छे मार्क्स लगा किस कौन सा पेपर दिया था पास सारा पास के सॉल्व करा रखा है सारा पास के तुमने दो बार लगा रखा है फिर वही पेपर दे दो तो उतना ही मार्क्स आएगा ना ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या मतलब मैं किस चीज की तारीफ करूं तूने वैसे क्या हुआ ये सब मेरा हाफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन था अच्छा बेटे बहुत बढ़िया व्हाट्सएप पूरा गलत है ठीक है जिंक आयन और क्लोराइड आयन के बीच में सॉल्व कर रहा है जबकि जिंक उसका पार्ट है यहां तो जिंक लिख देता है यहां तो बस सिल्वर डाल दिया मतलब सिल्वर का रॉड जिंक आयन अरे पहले आप यहाँ पे चेक करो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहा है जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक तो आयन में जाएगा तो जिंक रॉड होगा ना यहाँ पे हाँ और सिल्वर क्लोराइड रिड्यूस हो रहा है तो सिल्वर क्लोराइड रिडक्शन में जाएगा अब ये क्या कहते हैं काफी रिएक्शन उल्टा नहीं लिखी तूने पूरे रिएक्शन तूने तो पूरे रिएक्शन को उल्टा कर दिया नहीं तूने बात नहीं समझा सो पहले ये जो क्वेश्चन लिखा है उसको पूरा लिखो पूरा रिएक्शन लिखो हाँ ये सही अब इसमें से पता कर ऑक्सीडेशन का ये जाएगा सिंगल क्लोराइड से Cl- का क्या होता है ये जाएगा सब है तो एनोड का रिएक्शन ये सिंगल का कैथोड में तो सिल्वर समझ रहा और किसका सर लिखा है उसको भी सीखा है माइनस इलेक्ट्रॉन हाँ जी कहीं नहीं समझ आया ना आ गया अर्नव सुन लो अब ये तुझे बताएगी पहले इस रिएक्शन में आप चेक करिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है आपको चेक करना है ठीक है सबके लिए धृति नहीं चेक करेगी ना सबको इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ जिंक आयंस बन गए तो ये हो गया क्या ऑक्सीडेशन तो एनोड का जो अब हाफ रिएक्शन जब मैं बोल रही हूँ ना मतलब एनोड का रिएक्शन लिखो तो एनोड पे खाली किसका रिएक्शन लिखोगे जिंक का जिंक गया जिंक आयंस में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया लूज अब AgCl Ag और Cl माइनस जा रहा है दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का कैथोड रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का गेन AgCl इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्या बनाता है Ag प्लस Cl माइनस ये 2 से कंफ्यूज मत होना ये तो बैलेंसिंग करने के लिए लगाए गए हैं आप अपना नॉर्मल रिएक्शन लिखिए जो मैंने हाफ सेल्स के रिएक्शंस बताए हैं और फिर फाइनल हम लोगों ने क्या डिसाइड करा था जब रिएक्शंस को ऐड करते हैं द इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल्ड इस वजह से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया होगा और इसको ऐड करके वो रिएक्शन बनाइए
तो हाफ रिएक्शन का मतलब था एनोड कैथोड का अलग से रिएक्शन लिखना, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो जो एनोड है उसका एनोडिक रिप्रेजेंटेशन डाल दिया, जो कैथोड है उसका कैथोडिक में Cl माइनस AgCl और रॉड किसकी है Ag, कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन बीच में लगा दिया। सॉल्ट ब्रिज कॉन्सेंट्रेशन बोल रखे हैं, कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दीजिए। जिंक आयंस का 0.1 है और सिल्वर आयंस क्लोराइड आयंस का 0.2 मोलर है। समझ आई बात सबको? हाँ या ना? आर्यन, विदित, सोनाक्षी, भूमि, Yes, ma'am. ये किस Yes, किसने सही लिखा था? Yes, मैम ma'am. मैंने यही लिखा था। ऋतुम्रा नहीं मैम, मैंने कुछ और ही लिखा था। कुछ और ही लिख दिया था। चले आगे, डन। मैम इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन क्यों दिया है? ऐसे ही दे दिया हमने, मन कर रहा था मेरा, ऐसे कुछ नहीं। Okay, ma'am. आगे कंसंट्रेशन को यूज करना है ना, इसलिए मैं आदत डाल रही हूँ तुम्हें अभी से कंसंट्रेशन लिखने की, ठीक है। चलो जरा, अब आपको रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ, सेल रिएक्शन लिखना है, तो ये दोनों चीजें आनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन, रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन। जिसको दिक्कत आ रही है होमवर्क लिखो, स्कूल की किताब खोलना, एनसीईआरटी, नूतन चुप, भर भर के सवाल है रिप्रेजेंटेशन का, रिएक्शन, रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन। प्रैक्टिस कर लो, स्कूल में सबसे ज्यादा ये आता है, ठीक है। एक काम तो अच्छा करें ना, बाकी और कुछ अच्छा ना हो, एक काम तो अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए पहले मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, लिखिए राइट द सेल रिएक्शंस ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन। सेल का रिप्रेजेंटेशन ये है, Mg +2 0.001 मोलर, सॉल्ट ब्रिज Cu +2 0.001 मोलर, कॉपर। ये पहला है, इसका रिएक्शन लिखेंगे, आपको कंप्लीट रिएक्शन लिखना है, एनोड कैथोड लिख के ऐड करके फाइनल रिएक्शन लिखना है। फाइनल रिएक्शंस ऐड करके। इजी वाला कर लिया। रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन लिखना आसान है, रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन लिखना डिफिकल्ट। वाह बेटे, आज तो जिनकी संगति का असर पड़ गया तेरे ऊपर। मिस्टर जैन, Yes, लिख लिया? ma'am. लिख रहा हूँ मैम, बस दूसरे वाले भाई तेरी तो आवाज ही नहीं आ रही, तू इतना बीमार है या फिर तू धीरे ही बोल रहा है, नहीं या फिर मैम, मेरे को सुनाई गला दे रहा है? खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। ओके ओके। सोनाक्षी लिख लिया जी मैडम? मैम लिख रही हूँ। भूमि मैम, रायसा मैम, मैम लिख लिया।
शाबाश। कितनों ने फाइनल रिएक्शन यही लिखा है विद द कॉन्सेंट्रेशंस? ये लिखा है फर्स्ट का, इसने गलत लिखा है, सही है? तू इसकी टीचर बन जा, मेरा क्या काम है? यही लिखा है सबने, हाँ या ना? नेक्स्ट का क्या करना है? कितनों ने ये लिखा है? परफेक्ट। हाँ मैं मिस्टर अर्नब, यही है? क्या गड़बड़ हो गई? तरोला सर की वाइफ ने हमारी अर्जी कंसीडर नहीं करी। चले आगे, डन। नेक्स्ट वो लिखते हैं आगे। नेक्स्ट हमने अभी देख लिया कौन सा, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल। मेटल इनसॉल्युबल हाफ सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाफ सेल, इससे बोलते हैं कैलोमल हाफ सेल। is a type of metal insoluble salt half cell. Type of metal insoluble salt half cell. Now what is this half cell? इसमें हम लोग क्या करते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड का सॉल्ट लेते हैं Hg2Cl2, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा मरकरी प्लस 2Cl-। तो इट्स एग्जैक्टली द सेम, मरकरी रॉड, उसके ऊपर मर्क्यूरिक क्लोराइड का पेस्ट डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयंस, राइट? ये मैंने जैसे बनाया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये एक्चुअल सेटअप नहीं होता, ठीक है? क्योंकि मरकरी, आई होप यू अंडरस्टैंड, विल नॉट एग्जिस्ट नॉर्मली लाइक अ सॉलिड, है ना? उसका रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है, तो इसका सेटअप बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि हमें किसी का अपैरेटस या सेटअप नहीं पढ़ना है, हमें बस पता होना चाहिए कि कौन कैसे वर्क कर रहा है। तो ये इसी तरीके का, तो इसी तरीके से हमने इसे बना दिया। ये हो जाएगा इसका कैथोडिक रिएक्शन। एनोडिक रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। क्लियर, हाँ या ना? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आगे लिखिए, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक हाफ सेल और लिखेंगे उसके बाद, या ये लिख लीजिए कैलोमल, फिर एक हाफ सेल और लिखिए। कौन सा नंबर है? 3, 4, रिडॉक्स हाफ सेल। सो मेटल आयन हाफ सेल फर्स्ट है, गैस आयन हाफ सेल सेकेंड है, थर्ड इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल, चौथा है रिडॉक्स हाफ सेल। ये हाफ सेल सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब मेटल आयन एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करे। जैसे आयरन +2 +3 दोनों में होता है, कॉपर +1 +2 दोनों में होता है। तो फॉर दोज सॉल्ट्स विच कैन एग्जिस्ट इन मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे फॉर्म द रिडॉक्स हाफ सेल। इसका कहानी ये है कि आप क्या करेंगे, यू विल टेक अ प्लैटिनम रॉड और आप इसे डिप करेंगे एक सोल्यूशन में। इस सोल्यूशन के अंदर 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल आयन होंगे, मतलब मे बी आयरन +2 एंड आयरन +3। आयरन +2 आयरन +3
या फिर जैसे प्लैटिनम रॉड ले लिया, डिप कर दिया, कॉपर +1 कॉपर +2 फेरिक सल्फेट, तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेटा इसी का होगा, Fe+2 +3 में जाएगा, +3 +2 में चला जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में हो गया आयरन+2 आयरन +3 एंड एक इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में हो जाएगा ठीक है। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एनोड, तो पहले आएगा इलेक्ट्रोड और फिर क्या आएगा, ध्यान से, दोनों एक साथ। अब दोनों एक साथ को क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जैसे लिखोगे, कॉमा से सेपरेट। बात समझ आई सबको, हाँ या ना? और यहाँ क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रोलाइट और इस पर रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है तो +3 +2 फिर प्लैटिनम। कितने बच्चों को बात समझ आई है? सुजय, विदित, यस मैम। सोनाक्षी, भूमि, आर्यन, रायसा, Yes, yes, ma'am. क्लियर? अर्नव, यस मैम। अचिंत, चले आगे, डन, सबको क्लियर है? फाइनली हाफ सेल्स खत्म होते हैं। लेट्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन लिखना, रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये रिप्रेजेंटेशन में गड़बड़ करेंगे तो इसके आगे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में आप पूरा मैसअप हो जाएंगे, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स में ऐसा ही होगा कि वो रिएक्शन लिख कर दे देगा, आगे का काम हमें खुद करना है, या वो रिप्रेजेंटेशन लिख कर दे देगा, आगे का काम मुझे खुद करना है। तो पहले मैं उस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ सकूँ, हाफ सेल कौन से है वो एनालाइज कर सकूँ, हाफ सेल के रिएक्शन जान सकूँ, फिर ही मैं आगे का काम कर पाऊंगी, है ना। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? दिस इज क्वाइट अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज basically tells us about tendency to undergo oxidation and reduction. मैम एक स्लाइड ऊपर करना, एक चीज देखनी थी। हाँ जी, यस मैम। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली टेल्स अस अबाउट द टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कोई ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है या रिड्यूस करना चाह रहा है, वो आप कैसे पहचानेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, अभी मैं इसको बहुत बेसिक लेवल पे समझाऊंगी, उसके बाद हम इसको और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मुझे 5 मिनट चाहिए आप लोगों को लिक्विड सोल्यूशन के इंटीजर टाइप जो पिछली बार टेस्ट में आए थे उसको सॉल्व कराने के लिए। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके इसे छोड़ रही हूँ। हम पहले लिक्विड सोल्यूशन के पास्ट टेस्ट सॉल्व करेंगे, उसका इंटीजर टाइप सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बस इसको समझ लीजिए, विल कंटिन्यू दिस इन लेटर ऑन ऑल्सो। ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, जैसे आपने एक मेटल रॉड को एक मेटल आयन में डिप कर दिया, तो मैंने आपको ये समझाया था ना कि ये रिएक्शन दोनों तरीके से वर्क कर सकती है। मेटल मेटल आयन में भी जा सकता है, मेटल आयन मेटल में भी जा सकता है। कौन सा रिएक्शन डोमिनेट करेगा वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको किसके साथ कनेक्ट किया, ठीक है। बाई चांस मैं मानती हूँ कि सपोज मैं क्या करा रही हूँ, इसका ऑक्सीडेशन, सपोज, तो अगर ऑक्सीडेशन कराऊंगी तो मेटल किस में जाएगा, मेटल आयन में। तो मेटल मेटल आयन में जाएगा तो मेटल आयन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बार बार मेटल आयन बन रहे हैं, सोल्यूशन में प्लस आ जाएगा। और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो मेटल पे क्या आ जाएगा,
तो जैसे आप मेटल रॉड को मेटल आयन में डिप कर देते हो ना, वो ऑलरेडी दो तरीके की पोलैरिटी डेवलप कर लेता है। वो किसी भी तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव इन द सोल्यूशन, नेगेटिव इन द रॉड और वाइस वर्सा। इन दोनों के बीच का ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आया है, इनके बीच का जो पोटेंशियल है ना बेटा, इसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप सोचो कि जस्ट एक सेल में ये पोटेंशियल मेजर करना पॉसिबल नहीं, एक हाफ सेल में थोड़ी मेजर कर सकते हो। यू कैन पुट अ स्ट्रिंग इन इट एंड कैलकुलेट कि क्या पोटेंशियल है सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में, हम नहीं पता कर सकते। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है मैं किसी भी हाफ सेल का अकेले पता नहीं कर सकता। पर वो होता क्या है, अब वो जितना ज्यादा सपोज पोटेंशियल आएगा, मतलब उतना ज्यादा मेटल ने जल्दी से और स्ट्रॉन्ग तरीके से सोल्यूशन पे क्या लाया है? पॉजिटिव, खुद रखा है इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आएगा, उतना ज्यादा उस मेटल की क्या होगी? टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, और इस पोटेंशियल को बोल दिया जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। और अगर बाय चांस ये मेटल क्या जाना चाहे, सपोज रिडक्शन में जाना चाहे, तो यहाँ पे पोलैरिटी जो डेवलप होगी वो क्या होगी? उल्टी। मेटल आयन पे सोल्यूशन पे क्या आएगा? नेगेटिव, इलेक्ट्रोड पे क्या आएगा? पॉजिटिव। मेजर ये अभी भी नहीं हो सकता, बट जितना ज्यादा होगा, इतना मैं बता सकती हूँ कि जितना ज्यादा होगा मतलब उतनी ज्यादा टेंडेंसी है किसकी? रिड्यूस। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको ये बताता है कि मेटल या किसी भी रॉड की या किसी भी हाफ सेल की ऑक्सीडाइज होने की और रिड्यूस होने की क्या टेंडेंसी। अगर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे, वो जितना ज्यादा उतनी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की। रिडक्शन पोटेंशियल अगर है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ज्यादा टेंडेंसी रिड्यूस होने की। तो ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड आरबी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आई बात सबको? हाँ या ना? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट? इसको डिटेल में विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास, बट लेट्स फर्स्ट डू द इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। पेपर है किसी के पास? मैम ये तुमरा लिख लिया? यस मैम। मैम मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है, उसमें मुझे डाउट है। हाँ, मैं वो डिस्कस करती हूँ पहले। एक बार इंटीजर टाइप नीड पीपल विल ऑल्सो राइट इन देयर नोट्स। लिखना सबको है ना? ये हटा दो, सबने नोट कर लिया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1 इंटीजर टाइप का क्या है, मैं लिख भी रही हूँ, बाकी मैं एक बार वो भी भेज दूंगी। ऑनलाइन जिसने पेपर दिया वो भी करेगा क्वेश्चंस, और तू भी करेगा, तुझे डिफरेंट पेपर मिलेगा कल, तो अभी ये कर ले। हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ सुक्रोज should be dissolved in 500 gram water so as to get difference of 103.57 degrees between boiling point and freezing point. This was the question. ये क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले यहाँ पे जो सबसे ट्विस्टिंग फैक्टर है वो ये है कि यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है ये बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में है, ना कि डेल्टा टीबी और डेल्टा एफ के बीच में। वो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट और डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं दिया, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस दिया। ठीक है, हम लोग जानते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। सुक्रोज की बात हो रही है तो आई लेने की जरूरत नहीं है। अब बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है ना, तो मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वो मैंने क्या ले लिया 100, इसका वैल्यू हो गया ये बात क्लियर है। वैसे ही डेल्टा टी एफ होता है के एफ इंटू एम। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, तो उसका मतलब 0 वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सोल्यूशन का। हमें वैल्यू दी है टी बी माइनस टी एफ की, तो मैं इन दोनों रिएक्शंस को क्या कर सकती हूँ, ऐड कर देती हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा टी बी माइनस 100 माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू के बी प्लस के एफ इंटू
मोलालिटी। KF और KB का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.4.5.2 और 1.86 क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों का वैल्यू ऑलरेडी 103.57 गिवन है, तो उसमें से जब 100 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये बन जाएगा 3.57 KB प्लस KF इंटू मोलालिटी। अब मोलालिटी को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मिलीमोल्स बोला है तो मोल्स डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम, और इसको 1000 का फैक्टर मत लिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट मिलीमोल्स का आंसर है। समझ आई बात? ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। मैम 1 मिनट ऊपर कर दो, क्वेश्चन देखना है। हाँ जी हम क्वेश्चन देखना है एक बार। बेटा, मैं भेज दूंगी क्वेश्चन, अगर नहीं लिख पाए तो। हो गया मैम। ठीक है, समझ आया करना कैसे है? मतलब वैसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना, मतलब आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और आप क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ सके तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो मैंने सबको उसके लिए वो किया है, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। इसको अपने पास संभाल के रख लो, वंस वी कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी कैन डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर आते नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, उसमें दे रखा है A एंड B का सोल्यूशन है 30 मोल% A है and the solution is in equilibrium with its vapors। उसमें 30 मोल% A का है सोल्यूशन फेज में, सोल्यूशन वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में है, और वेपर्स में जो है A वो है 60 मोल%, तो 60 मोल% ऑफ A इन द वेपर फेज। आइडल सोल्यूशन मानना है, P0A और P0B का वैल्यू निकालना है और आंसर को इनटू 2 रिपोर्ट करना है। दिस इज द आंसर। इंटीजर टाइप क्योंकि आप लोग पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन में आता है रिपोर्टेड इनटू 2, रिपोर्टेड इनटू 4, तो आपको प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करना पड़ेगा इनटू 2 करके। अगर आपने इनटू 2 नहीं करा, आंसर पूरा निकाल दिया, आपका मेहनत पूरा का पूरा वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग नहीं है ना स्कूल जैसे, तो प्रॉपर आंसर निकालना पड़ेगा। एट टाइम्स कभी कभी वो क्या करते हैं, वैसे लिख देते हैं कि रेशो आ रहा है सपोज A इंटू B, ठीक है, रेशो आ रहा है A इज टू B, रिपोर्ट योर आंसर एज A इंटू B। अब आपका रेशो आ रहा है 7/2, तो आपको रिप्लाई करना है 7 इंटू 2 14। समझोगे? तो आपको लैंग्वेज सवाल का बहुत ध्यान से पढ़ के ही आंसर को रिपोर्ट करना है। फिलहाल आंसर बोला है कि जो भी रेशो आ रहा है उस पूरे रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर रिपोर्ट करें। तो क्वेश्चन मतलब इतना सिंपल है जिसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोल% का मतलब ये है A का मोल फ्रैक्शन हो गया 30/100 मतलब 0.3, ठीक है। ऑटोमेटिकली B का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 0.7, और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दिया 60, मतलब Y का डायरेक्ट वैल्यू कितना है 0.6। तो इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों को यूज करके आपको P0A P0B निकालना था। तो आपको पता है Y क्या होता है P0A XA बाय P0A XA प्लस P0B XB। अब इसमें से आप क्या कर दीजिए, सपोज आपको इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा P0B XB बाय P0A XA। सारी वैल्यूज पुट कर दो, XA भी आपके पास है, XB भी आपके पास है, YA भी आपके पास है। कैलकुलेट कर लो P0B बाय P0A, उसको A बाय B लिखना और इंटू 2 कर देना। समझ आई बात? मतलब कुछ नहीं करना था, सिंपल सा फॉर्मूले को रिलेट करना था, और ये समझ लेना था कि 30 मोल% का मतलब 0.3 मोल फ्रैक्शन, 60 मोल% का मतलब 0.6 मोल फ्रैक्शन। बस अगर ये इंटीजर टाइप ना होते और मैंने ऑप्शन दे रखे होते तो आप कर ही लेते, क्योंकि इतना तो कुछ टेक्निकल है नहीं इसमें। क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चंस लिखने की टेंशन मत लो, आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस।
सोनाक्षी भूमि सोल्यूशन समझ आ गया है? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें हमें सुक्रोज दे रखा है और उसका एक रिएक्शन दे रखा है इस तरीके से। हमें बोला है, हमने 0.0125 मोल सुक्रोज का लिया है, 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया है, ठीक है, और ये पूरा रिएक्शन हो गया है। आपको बताना है मुझे कि कितना परसेंट सुक्रोज इन्वर्ट हुआ है, मतलब टेक्निकली आपको लगाना है कितना परसेंट ये रिएक्शन हुआ है, हाउ मच परसेंट। तो आप इसमें से सीधा ऐसे लिख सकते हैं ना, परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन्वर्टेड इज समथिंग आई हैव टू कैलकुलेट, ये मुझे निकालना है। तो मैंने मान लिया इन्वर्ट का मतलब ये पर्टिकुलर रिएक्शन से मेरा कि कितना परसेंट सुक्रोज रिएक्ट करें। तो सपोज x मोल्स रिएक्ट करें तो ये कितना बनेंगे, XX। क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि जब ये रिएक्शन हो गया है तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है वो 0.104 डिग्री सेल्सियस का हुआ है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है पहले से ही गिवन है। तो आपको क्या करना था, आपको सबसे पहले ये निकालना था कि जब ये रिएक्शन हो गया तो सोल्यूशन में कौन कौन बचा। सुक्रोज भी बचा, ग्लूकोज C6H12O6 भी बचा, दूसरा C6H12O6 भी बचा। जो सारे स्पीशीज सोल्यूशन में प्रेजेंट है सारे I1 वाले, क्योंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एसोसिएट डिसोसिएट नहीं करते, मतलब सीधा डेल्टा टीबी जो होगा वो Kb इंटू मोलालिटी होगी। बट Kb इंटू मोलालिटी सिर्फ इसकी थोड़ी होगी, तीनों की नहीं होगी, सुक्रोज की भी, ग्लूकोज की भी, फ्रक्टोज, क्योंकि तीनों है ना हमारे पास तो सोल्यूशन में। तो जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ वो तो तीनों की वजह से हुआ है। तो Kb मोलालिटी 1 प्लस Kb मोलालिटी 2 प्लस Kb मोलालिटी 3 करना है, और Kb सेम रहेगा। पूछो क्यों, क्योंकि एक ही सॉल्वेंट में है ना सारे के सारे पानी में, तो Kb तो सॉल्वेंट का होता है, तो Kb सेम रहेगा बट मोलालिटी सबकी अलग अलग होगी। तो डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3 हो गया। इसका वैल्यू मुझे दे रखा है, Kb का वैल्यू मुझे पता है 0.54, डिवाइड करके मैं क्या निकाल सकती हूँ, ये निकाल सकते हैं, हाँ या ना। अब यहां से मुझे निकालना क्या है, x ही तो निकालना है। तो अगर मेरे पास मोलालिटीज का सम है और मोलालिटीज है तो x निकल जाएगा। मोलालिटी बताओ क्या होता है, मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो M1 की मोलालिटी क्या होगी, कितने मोल्स है, माइनस x मोल्स, डिसॉल्व कितने में होंगे, 100 ग्राम पानी में इंटू 1000। अब आप देखो सबका ये नहीं होगा, ग्लूकोज का x हो गया और सुक्रोज का भी x हो गया, तो 100 और 1000 तो सब जगह कॉमन है, और इनको ऐड करोगे तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दो साइड से एक बच जाएगा। बस इसको सॉल्व करना था। इसको कैलकुलेट करके आपको x निकालना है और आपको आंसर को 1/10 करके रिपोर्ट करना है। 1/10 मोल परसेंट का बोला गया है तो 1/10 करके रिपोर्ट कर दे देंगे। दिस इज समथिंग यू हैव टू डू। तो इस क्वेश्चन में बस एक ही अच्छी बात थी, वो ये थी कि इसमें 3 डिफरेंट सल्यूट के साथ ये रिएक्शन किया गया है, तो आप ये पहचान पाओ कि 3 डिफरेंट सल्यूट के साथ डेल्टा टीबी को कैसे लिखना। समझ आया सबको, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि भी बहुत अच्छा है। आई थिंक यू आर गेटिंग लेट। चलो ये मैं लास्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, यू ऑल कैन। आई विल सेंड द क्वेश्चंस टू अदर्स। मैम आप मेरा वाला क्वेश्चन बता देंगे। हाँ हाँ मैं आपको बता दूंगी। कहाँ भेजा है, अच्छा हाँ ये रहा। एक मिनट वापस से, केमिकल एंड
इन मॉडर्न मेडिसिन, हाँ हाँ हाँ, नहीं पर वो मिल जाएगा, थ्योरी मिल जाएगी, उसमें से छाट लियो तुम, है ना? हाँ मैं थ्योरी मिल जाएगा। हाँ जी ऋतुम्रा जी। मोल परसेंट ना x by 10 द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ सल्यूट x जिसका एटॉमिक मास है 32 इन 100 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड जिसका वेपर प्रेशर है ये, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्यूट इज ओके। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है 848.9 टॉर, करेक्ट? यस मैम। और वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का जो है वो है 854 टॉर। यस मैम। में जाना है क्यों? अच्छा चलो मैं पूछ लेती हूँ उनसे, बस बोल दिया ना तुमने हमें। हाँ मैं बात कर रही हूँ। अरे हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, एसी उठ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। अभी नहीं आ सकता कोई? नहीं, चलो मैं बात कर रही हूँ। पी नॉट का दे रखा है बच्चे, और 2 ग्राम सल्यूट का मास है, मोलर मास 32 है, ठीक है, और 100 ग्राम सॉल्वेंट का मास है। तो बेटा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट लगाएंगे, मोल फ्रैक्शन और सल्यूट लगाएंगे, करेक्ट? यस मैम। तो पी नॉट 854 माइनस 848.9 बाय पी नॉट 854 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट बेटा क्या हो जाएगा 2 ग्राम बाय 32 ग्राम 2 बाय 32। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अच्छा तो ये x का वैल्यू है, मतलब इंटू एक्स कर देती हूँ उसे। सपोज जो x है ना वो x है, तो इसका मोलर मास ये हो जाएगा ना बच्चे, हाँ या ना? मैम ये कैसे हुआ 32? मतलब मैंने ये मान लिया कि जो सल्यूट x है वो x2 x3 x4 कुछ भी हो सकता है, तो सपोज वो xa है तो उसका मोलर मास क्या आएगा बच्चे, a इंटू 32 नहीं आएगा? ओके। जैसे O2 होता है तो 16 इंटू 2 होता है ना 32। यस मैम। तो x का मास हमें 32 दिया है, तो अगर x 2 होता तो आंसर क्या होता 64। वैसे ही x 3 होता तो 32 इंटू 3 करती है ना, तो मैं मान लिया x क्या है a है, तो मोलर मास क्या होगा 32 इंटू a, ओके मैम। ठीक है। और सॉल्वेंट दिया 100 ग्राम, कार्बन डाइसल्फाइड का मोलर मास दिया होगा क्वेश्चन में, निकाल लेना कार्बन डाइसल्फाइड का 12 प्लस 32, ठीक है जी 60। यस मैम समझा। यहाँ से a निकाल, समझ आया? यस मैम। ठीक है, कर रही हो तैयारी? यस मैम सॉल्यूशंस अभी कर पैकेज। चलो अच्छे से करो, ठीक है। हाँ मैम मैडम बोलो। बेरियम सल्फेट का मैम कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन एक बार ही बता दो। किसका? मैम बेरियम सल्फेट का, मैम उस टॉपिक पे था ना मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। हाँ हाँ मैं पहुँच रही हूँ वहाँ तक, रुक जाओ। ये है तो सपोज बेरियम सल्फेट है, तो ये सॉल्ट हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा बेरियम प्लस सल्फेट, ये इसका कैथोड, ठीक है। एनोड जस्ट इसका उल्टा कर दे, समझ आया बच्चे? यस मैम। तूने टेस्ट दिया था? नहीं मैम। हाँ कब देगा फिर?